बायोलॉजी के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में कुछ जाने हम लोग पहले, तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जिम्नोस्पर्म? आप कहेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं, इसके जितने भी पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म का अर्थ होता है अनावृत, और अनावृत का अर्थ होता है बिना ढके हुए। इसमें कोई भी पौधा लेंगे, वो सभी पौधे ऐसे होते हैं जिसके आपको याद होगा कि देखो कोई पौधा होता है ना, ये पौधा है, सबसे ऊपर अगर स्त्री केसर भाग है तो वर्तिकाग्र है, तब ये वर्तिका है, तब नीचे वो जो फूला हुआ हिस्सा उसको अंडाशय कहते हैं, और फिर इसके अंदर जो होता है बीजांड होता है। अब पढ़िएगा खूब अच्छा, आगे क्लासों में हम लोग को इसका जिक्र करेंगे। तो ये अनावृत होता है, यानी इसका अर्थ समझेंगे। अनावृत का मतलब क्या होता है? अनावृत का मतलब होता है बिना ढका हुआ, बिना ढका हुआ। तो पहला तो होता है कि जिम्नोस्पर्म में माने जितने पौधे होते हैं उसका अंडाशय और जो बीजांड होता है बिना ढका हुआ, बिना ढके हुआ होता है। अच्छा, कुछ और बातें हैं कि ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत रहते हैं। माने निषेचन जब होने वाला होता है, निषेचन से पहले भी ये अंडाशय और बीजांड जो होते हैं बिना ढके हुए होते हैं, और अंडाशय के बाद भी ये बिना ढके हुए होते हैं। अच्छा, ये आपको बता दें कि निषेचन के पहले ये ऐसे ही रहते हैं अंडाशय और बीजांड, लेकिन जब अंडाशय हो जाता है तो बीजांड किस में बदलता है? बीज में। आज याद रख लेना, निषेचन के बाद बीजांड आपका बीज में और अंडाशय फल में। अंडाशय किस में? फल में। अच्छा चलो, जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। माने जो वृक्ष इसमें होता है, झाड़ी के रूप में ये वृक्ष पाए जाते हैं। लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, मध्यम भी हो सकते हैं। अच्छा देखो, बड़ा अच्छा सी लिखा है, जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा जो वृक्ष होता है उसका क्या नाम होता है? सिकुआ। सिकुआ निकला है, देख लो, इसका आप सिकुआ भी कहते हैं। सबसे लंबा वृक्ष होता है। और इसका जो मूल होता है, मूल माने जड़ जो होता है प्राय मुसरा जड़ होता है। इसके कुछ जीनस के मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस। जबकि कुछ अन्य को छोटी विशिष्ट मूल माने जड़ होता है, जो ज़मीन के नीचे होते हैं, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते रहते हैं और बैक्टीरिया को जियाने का कोशिश भी करते हैं। इसे प्रवाल मूल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकस। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं, जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके तनाएँ जो होती है वहाँ शाखित होती है। शाखित मतलब जैसे आप शाखा नहीं, दाढ़ी और नहीं, माने दाढ़ी में नहीं बाता होता है, जैसा लिखा भी है साइकस। और कुछ ऐसे होते हैं जो शाखित रूप में पाए जाते हैं, जैसे पाइनस। इसकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकस में पिच्छकार पत्तियां, कुछ अभी आप पूरा आगे पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। सरल क्या होती है, पिच्छकार क्या होती है, संयुक्त क्या होती है। अच्छा, कुछ और बताया जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिकतर ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। माने इसमें जितने भी पौधे देखेंगे जिम्नोस्पर्म के, खूब अधिक गर्मी पड़ेगा उसको भी सहन कर सकती है, खूब अगर बरसात होता है उसको भी सहन कर सकती है, और अगर खूब अधिक हवा तेज भी चलती है उसको भी सहन कर सकती है। शंकुकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। सुई माने शंकुकार, जानते हो, शंकु का आकार के, और इस तरीके से शंकु का आकार की भी ये पत्तियां इसमें उपस्थित होती हैं। और भी कह सकते हैं इनकी पत्तियां का सतही क्षेत्रफल बहुत कम होता है। माने जो पत्तियां होती है ना, इसको माने जो क्षेत्रफल होती है, माने छोटे छोटे पत्तियां होती है, इसका एरिया बहुत कम होता है। लेकिन बहुत अच्छा चीज़ होता है, उसके ऊपर मोटा, किसके ऊपर? पत्ती के ऊपर मोटा क्यूटिकल का आवरण होता है। और जो रंध्र होते हैं धंसे हुए होते हैं। रंध्र क्या होते हैं? अच्छा देख लो, रंध्र माने होता है ना, जो रंध्र वो होते हैं जो पौधों के पत्तियों से जो जल, अपशिष्ट जल होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो रंध्र जब धंसे रहेंगे तो जल की कम हानि होती है। मरुस्थल में जाओगे घूमने के लिए, कभी सैर करना, उसमें जितने भी पौधे होते हैं उसके रंध्र अंदर की तरफ क्या होते हैं? धंसे रहते हैं, जिससे कि माने कम से कम वाष्पीकरण की क्रिया होता है, पानी बरसता ही नहीं। तो ये बातें आपकी होती है। तो अच्छा, कुछ और बातें बताते हैं। रंध्र धंसे रहते हैं तो श्वसन कैसे करते हैं? श्वसन ये क्या कहने के देते हैं? प्रकाश संश्लेषण की बात यार, ऐसा बात करते हैं। माने रंध्र से वो श्वसन करते हैं, फिर श्वसन कह रहा। अरे कहो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। हाँ, तो माने वही। तो वो क्या जरूरत है? बस अगर तुम सांस ले लेते हो किसी भी तरीके से, अगर वो बाहर ना निकले तो क्या जरूरत बा? एक बार ले लो, वो पानी ले लिए एक बार,
एक बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लिए, पानी उसके अंदर है तो क्या जरूरत है बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अधिक दिन तक जीवित रहेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी तभी वो जी सकते हैं। अच्छा पूरा आधा निकल ही जाएगा। आप मान लो तुम खाना खाते हो, मैदान अगर नहीं करते हो, अंदर रहता तो खाने की क्या जरूरत होती, वही में रहता तो इस दिन है हिलोर मारता, 11वां दिन हिलोर मार के बाहर फेंक देते हैं। तो ये साला रोज़ निकाल देते, यही वजन होता है। पेट खाली है तो आपको तो खाना तो पड़ेगा, ये दिक्कत। चलो कहाँ का प्रश्न पूछते रहते हैं तुम। देखो लिखा इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। अब क्या बताएं पानी की कम हानि होती है, कहाँ कम हानि होती है? उसके रंध्र नीचे धसे रंध्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं। वाष्पीकरण क्रिया को कम करते हैं। अच्छा कुछ और बातें लिखा है। जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणु होते हैं, ये अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु धानी, बीजाणु धानी किसमें पाया जाता है? स्त्री में, पुरुष में? कहोगे स्त्री में, स्त्री में पाया जाता है। ये 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं। बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर्ण सर्पिल के तरफ तने पर लगे रहते हैं। शलभ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु, देख लो लघु बीजाणु जब भी बात करेगा पुरुष में, लघु बीजाणु। अच्छा देखो हम बताते हैं पुष्प की बात हो रही है। पुष्प लो, पुष्प के अंदर परागकोश होता है, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु होता है, लघु बीजाणु के अंदर पराग कण होते हैं। यह परागकण निकल करके स्त्री के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तब परागण की क्रिया होती है। आपको 10 में पढ़ाया गया होगा। परागकोश से जो पराग के कण होते हैं कहाँ पहुँचते हैं? स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और यह जब पराग क्रिया संपन्न होता है, देख लो मेरे हाथ देखो एकदम, यह परागकण ये नली के द्वारा होता हुआ कहाँ पहुँचता है? अंडाशय। तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अंडाशय की जरूरत है और क्या, स्त्री में अंडाशय और उसका आ रहा है परागकण, क्रिया संपन्न होता है। तो फिर अंडाशय फल में और बीजाणु बीजाणु, ये बात है। चलो आगे देखते हैं और कुछ बातें इसमें समझ गए। लघु बीजाणु धानी किस में पाया जाता है? प्रश्न पूछेगा तो किस में? पुरुष में कि स्त्री में? पुरुष में पाया जाता है। ठीक है ठीक है, सब आप जहाँ समझ गए हैं। और एक कुछ और बातें इसमें लिखी गई है कि पराग कणों का विकास लघु बीजाणु धानी में होता है। एकदम एकदम सही हम लोग आपको बताया गया था। अरे भाई कौन परागकोश होता है? परागकोश, परागकोश होता है द्विपालित। कैसा होता है? द्विपालित। आई में 1 2 3 4, ये 4 का है मालूम है? क्या है? लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। इसके अंदर भाई क्या है मालूम है? पराग कण है। ठीक है, 4 लघु बीजाणु धानी पाया जाता है। किसमें? परागकोश के अंदर। चलो 12 में पढ़ाएंगे, तुम लोग यही बच्चे पढ़ रहे हैं सब। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पराग कणों का विकास लघु बीजाणु धानी में होता है, जिस शंकु पर गुरु बीजाणु। अच्छा एक और बात आ गया, गुरु बीजाणु धानी ये कहाँ पाया जाता है? स्त्री में। स्त्री में पाया जाता है। ये गुरु बीजाणु भाई दोनों रहता है, अंडाशय वगैरह। देख लो जितने शब्द आ रहे हैं सबको हम बताते चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु बीजाणु धानी होता है, इन्हें गुरु बीजाणु धानी का अथवा मादा शंकु कहता है। देखो गुरु बीजाणु धानी का मतलब मादा लिख दिया है। मादा का मतलब मेहरारू, मेहरारू का मतलब स्त्री, स्त्री का मतलब औरत। 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष अथवा विभिन्न वृक्षों पर, एक ही वृक्ष पर, माने जैसे एक पाइनस का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? पाइनस। इसमें जो होते हैं दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। कौन? नर हिस्सा, नर जननांग पता ही में होता है सभी, मादा जननांग दोनों एक ही जगह हो तो पाइनस में आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में कौन ऐसा पौधा आता है जिसके ऊपर स्त्री और पुरुष दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, एक ही पौधा पाए जाते हैं। नाम क्या कहोगे? पाइनस है। क्या लिखा गया? एक होता है साइकस, ऊपर लिखते हैं साइकस। साइकस में क्या होता है? नर अलग मादा अलग, नर के पौधा अलग मादा के पौधा अलग, तो एक लिंगी हो जाएगा। दोनों के पास जाएगा लिंगी। आगे बढ़ो। आगे कुछ बातें इसमें लिखा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोश का बीजांड काय की एक कोशिका से विभेदित हो जाती है। बीजांड का एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो गुच्छा बनाकर मादा शंकु को बनाते हैं। आपको लगातार बता रहे हैं। गुरु बीजाणु धानी मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु धानी बन जाती है। मियोसिस का मतलब जानते हैं? अनुसूत्री विभाजन। मियोसिस का मतलब या समसूत्री विभाजन। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के योग या गुरु बीजाणु धानी में सब आप पढ़ लीजिएगा, समझ रहे बात को, एकदम आराम से बता दीजिएगा इसमें। और अंतिम में आप कुछ निषेचन के बाद ये सब बनते वगैरह भ्रूण का विकास होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं। कुछ सीखे तन पढ़िएगा आप घर पर इसको। चलिए बेटा बहुत गजा गया भाई ब्लैक बोर्ड, कोई जगह तो क्या लगता है कि 2 लड़कों को पढ़ा रहे हैं। तो लिखते हैं जिम्नोस्पर्म। लिखो जिम्नोस्पर्म का अर्थ होता है अनावृत।
अनावृत अर्थात बिना ढके हुए, बिना ढके हुए। यानी जिम्नोस्पर्म में जो अंडाशय होते हैं, लिख लेना, इसमें अंडाशय बिना, अंडाशय और बीजांड लिखना, अंडाशय और बीजांड बिना ढके हुए होते हैं, बिना ढके हुए होते। चलो इधर आ जिम्नोस्पर्म की बात। दूसरा बात आप क्या कहेंगे, इसमें और कुछ लिख लेना कि इसके माने लिख लेना, इसमें पौधे बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे भी होते हैं, होते। जैसे कहा, उदाहरण में क्या कर सकते हैं, सीकुआ, उदाहरण में सीकुआ, सीकुआ, ठीक है। चलो कुछ बातें आपके बता देते हैं कि एकलिंगी पौधा, द्विलिंगी पौधा। बताओ, एकलिंगी पौधा माने ऐसे पौधे जिसमें एक ही लिंग पाए जाते हैं, माने नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जिसमें नर और मादा, नर और मादा कहाँ होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। बताइए उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, तन बता दो तो हमको। हाँ साइकस, कितना होशियार लड़की है। ये बता दो तो होशियार मत बना। द्विलिंगी में क्या होते हैं कि ऐसे पौधे इसमें नर और मादा एक ही में क्या होते हैं, आ जाते हैं। ऐसे पौधे जिसमें नर और मादा एक ही पौधे में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तुम बता दो तो। द्विलिंगी, उदाहरण में पाइनस, पाइनस, उदाहरण में पाइनस लिखना, पाइनस प्राग। भुलाना मत इसको, तो दिमाग में रखना। वैसे भुला भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो मिटाएं, हाँ, देख लेना, टाइम नहीं लगता मिटाने में, लिखने में कितना टाइम लगता है, मिटाने में लिख रहा है कितना फास्ट मिटा। अच्छा एक चीज़ इसमें लिख लेना नोट पॉइंट है कि इसके पौधों के पत्तियों में, इसके पौधों के पत्तियों में मोटे मोटे क्यूटिकल के आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। तथा और क्या पाया जाता है, रंध्र पत्ती के अंदर क्या होते हैं, पाई जाती है। धसे होते हैं। क्या फायदा होता है भाई, पत्ती के अंदर धसे रहते हैं तो वाष्पन कम करते हैं, वाष्पीकरण करना, शुद्ध बोलो। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं कि जो पत्तियाँ होती है, पनीर करना इसमें, तथा पत्तियों में रंध्र धसे रहते हैं, रंध्र धसे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप पानी की हानि कम होती है, पानी की हानि कम होती है।
फटाफट लिखना। अब लिखना था एक चीज, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी कभी हम पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जी नहीं। तो लघु बीजाणु के में पुरुष में कि मर्द में? पुरुष में। हाँ मर्द में ना, दोनों बात एक ही है ना। लघु बीजाणु धानी, बीजाणु धानी नर भाग में, माने पुष्प के नर भाग में पाया जाता है। नर भाग में पाया जाता है। इसी के अंदर परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, लिख रहा लघु बीजाणु धानी। चित्र बना देगा, बना देते हैं ऐसे 1 2 3 4। आइए हाँ है ना, लिख देते हैं लघु बीजाणु धानी। हो गया। अच्छा कहीं भूल सकते हो क्या इसको? याद बाकी भूलेगा। अच्छा मिटा देगा ऊपर वाला बताओ, मैं बोलो। हाँ। वाह, इसका मतलब तुम लोग समझ नहीं रहे, पूरा लिख रहे हो। अब तो लिख लो पराग कोश। ये स्त्री में पाया जाता है कि पुरुष में है? सस्पेंस है। पराग कोश, पराग कोश, पराग कोश। पराग कोश वो होता है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण। परागकण पाए जाते हैं। वृषण कोश, वृषण कोश क्या होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? शुक्राणु। वृषण पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। वृषण के अंदर न शुक्राणु। पाया जाता हाँ तो कोश के बात होता है। कोश के माने खोल, खोल में चमड़ा, ऊपर वाला चमड़ा, उसको नोच के फेंक दोगे तब वृषण आएगा, उसको नोच के फेंक तब शुक्राणु आएगा। उसके बाद नोच खत्म हो जाएगा। हाँ चलते हैं, पराग कोश लिख लो। इसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं तथा परागकोश, परागकोश नर का भाग होता है। ये लिख देते हैं कि आप कहीं भूलेगा मत। नर का भाग होता है। आगे लिखना है, कॉमन पर भुलाइएगा। हाँ लिखना कि परागकोश द्विपालित होता है। परागकोश द्विपालित होता है। परागकोश द्विपालित होता है। चित्र भी बना लो। लो है तो ना हो, ये देखो दो भागों में बट गया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्या होता है? द्विपालित होता है। अच्छा तो नहीं, आ जाओ आप। गुरु बीजाणु धानी हम इसको अलग अलग करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। फायदा क्या होगा? याद हो जाएगा। याद ना होगा यार, बता देते हैं फायदा क्या होगा। फायदा ही होगा अलग अलग लिखने से। बता दें कि जब आपसे कहीं पूछा जाएगा तो तुरंत अलग अलग लिखेगा। एक लाइन में आप देख करके बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर पूरा कहानी बना के लिख दी जाएगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा कहाँ है। कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी पूरा तुरंत लिख लेना। यह स्त्री जनन अंग का भाग होता है, भाग होता है। ये भी जान गए। अच्छा चलो एक और कहानी के रूप में लिख लेना। अयुग्मित, अयुग्मित लिख लेना कि जब केवल यन कोशिका हो, यन कोशिका हो तो इसे अयुग्मित कोशिका कहते हैं। यन माने यन से प्रदर्शित करते हैं। कहीं अगर कोई जगह शॉर्टकट में लिख रहे हैं यहाँ पर द्विगुणित, द्विगुणित को क्या लिखोगे? 2n। त्रिगुणित को क्या लिखोगे? 3n, 3n। अगणित को लिख देते हैं एक बार और, n खाली मिटा देते हैं।
मियोसिस, समसूत्री कोश या सूत्री मियोसिस लिखना। इस प्रक्रिया में एक कोशिका से दो नहीं किसी 4 कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण। जल्दी लिखो, बहुत लंबा था ना जी। अर्धसूत्री आधा 2। ठीक है, चलो आ जाओ। ये मिटा देखा इसको। तने एक और हेडिंग बना लेना, निषेचन पश्च। पहले तने लिख लेना, इसमें लिखा था कि याद रखेंगे कि एक कोई पूछ दे निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, तो क्या कहोगे? कहना कि निषेचन से पहले जो घटना होता है उसको निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन आपको पढ़ाया गया था, निषेचन से पहले जो घटना होता है उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन से पहले जो घटना होता है उसे निषेचन पूर्व घटना। जैसे पुष्प का खिलना, पुष्प का खिलना, कलिका का निर्माण, परागकोश का निर्माण, परागकोश का निर्माण हो गया फटाफट। ये जरूर पूर्व माने क्या होता है? पहले के बाद। पहले क्या बात है? पूर्व माने पहले। निषेचन के पहले जो घटनाएं होती है, फूल खिलेंगे, उसमें लघु बीजाणुधानी बनेगा, उसमें वर्तिकाग्र बनेगा, उसमें कलिया खिलेगी, उसमें परागकोश बनेगा, उसमें पराग का निर्माण होगा, सब ये निषेचन पूर्व। कितना पढ़ाते हैं बायोलॉजी के लोग। अच्छा चलो आ जाओ, मिटा देखा। चलो लास्ट लिखो, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। पहले निषेचन के बाद जो घटना होती है निषेचन पश्च घटना कहते हैं। निषेचन के बाद जो घटना होती है उसे निषेचन पश्च घटना कहते हैं। क्या होता है तो समझो, सुनो ध्यान से। बीजांड से हाँ बीज का निर्माण होना, यह भी हो जाता है निषेचन पश्च घटना में। पहला टॉपिक बना लेना। और दूसरा अंडाशय से फल का निर्माण होना, अंडाशय से फल का निर्माण होना, ये भी क्या होगा भाई? निषेचन पश्च। भ्रूण कोश से, आप आगे पढ़ेंगे भ्रूण कोश कहाँ होता है। भ्रूण कोश से भ्रूण का निर्माण होना। जितना चीज़ पढ़ा देते हैं ना पूरा याद रखेंगे आप ही। आपको पूरा पढ़े रहते तो आ रहा था। चलिए निर्माण हो। ओके।